कि अमेरिका के बैंकिंग संकट से निपटने के लिए वहां के बैंक एकजुट होते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की सहायता के लिए अमेरिका के 30 बड़े बैंकों ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में गुरुवार को $30 अरब का डिपॉजिट किया है। उधर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा है कि अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित है और डिपॉजिटर को जब भी पैसे की जरूरत होगी वे बैंक से अपना डिपॉजिट निकाल सकेंगे। जेनेट येलेन ने ये अमेरिकी संसद की वित्त समिति के सामने बयान दिया है। स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस को भी वहां के केंद्रीय बैंक से मदद मिली है और उसकी वजह से विदेशी शेयर बाजार में क्रेडिट स्विस के शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सर, मेरा सवाल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का जो बेल आउट है उस पर है। इस बेल आउट का क्या मतलब है? इस बेल आउट के साथ कुछ बड़े काम हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं। 2008 में जब वित्तीय संकट आया था और बेयर स्टर्न्स से लेकर लीमन बैंक तक डूबा था, तब तक अमेरिका का रेगुलेटरी सिस्टम, वित्तीय तंत्र इस तरीके के बैंकों के फेलियर के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले बैंक फेलियर्स का पुराना इतिहास है अमेरिका में। जो ग्रेट रिसेशन आई थी, जो ग्रेट डिप्रेशन थी 1930 की, उस दौरान भी बैंक फेल हुए थे और तब तक बैंकों को में डिपॉजिटर्स के पैसे की सुरक्षा के लिए FDIC बनाया गया था। लेकिन यहाँ से अमेरिका में बेलआउट की, बैंकों के बेलआउट का एक नया दौर शुरू होता है। इसे अगर आप समझें तो आपसे लगभग वैसे ही समझ सकते हैं जिस तरह से भारत में जब इस बैंक संकट में फंसा था 3 साल पहले, तो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार की पहल पर भारत के प्रमुख बैंकों ने कंसोर्टियम बनाकर इस बैंक को, एक प्राइवेट बैंक को बेलआउट किया था। सरकारी बैंक थे भारत में, हालांकि जो बैंक अभी पैसा दे रहे हैं वो सरकारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में सरकारी बैंक नहीं है, सारे प्राइवेट बैंक हैं। पर भारत के सरकारी बैंकों ने सरकार की पहल पर एक कंसोर्टियम बनाकर इस बैंक को बेलआउट किया था और इस बैंक को बचाया था, जिसके 81 बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और उनसे लगातार मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे। अब यहां से दुनिया के बैंकिंग रेगुलेटर्स फेडरल रिजर्व के पैसे से, यानी अपने केंद्रीय बैंक के पैसे से या टैक्स पेयर्स के पैसे से बेलआउट नहीं कर रहे हैं। पहली बार कल ऐसा हुआ, अपने तरीके का पहला कदम था, जिसमें 7 बड़े बैंक्स ने, अमेरिका के 7 बड़े बैंक्स ने, JP Morgan Chase, मोगन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ US, इन सारे बैंकों ने मिलकर $40 अरब का बेल आउट एक और प्राइवेट बैंक को दिया। अमेरिका के प्राइवेट बैंक्स ने अपने ही एक प्राइवेट बैंक को बेल आउट किया $40 बिलियन से। और ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के कारण अमेरिका के रेगुलेटर्स ने संकट को रोकने में की कोशिश की है और इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि अन्य भी बैंकों को अगर जरूरत होगी तो बड़े बैंक ही उन्हें अपना पैसा उपलब्ध कराएंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति हमको यूके में भी दिखाई दी। यूके में भी तत्काल आनन फानन में, क्योंकि अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली और यूके की बैंकिंग प्रणाली में काफ़ी समानताएं हैं और दोनों देश एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं और सीखते हैं। जैसे ही SVB बैंक की, सिलिकॉन वैली बैंक की सब्सिडियरी, जो यूरोप की सब्सिडियरी संकट में फंसी, एक प्राइवेट बैंक को, HSBC बैंक को आगे किया गया और उसे तत्काल 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन के वित्त मंत्री की पहल पर, उनकी दखल पर उसे टेक ओवर करा दिया गया। स्विट्जरलैंड में थोड़ा मामला अलग था। स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए पैसा दिया। शायद स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक क्रेडिट स्विस को बेल आउट करने के लिए आगे नहीं आए। लेकिन यहाँ से बैंकिंग संकटों के समाधान का एक नया मॉडल बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकार और फेडरल रिजर्व अपने जरिए बैंकों को पैसा देने को तैयार है, कर्ज के तौर पर, जो वैसे भी बैंकों को देता रहता है, जिस विंडो के जरिए देता रहता है। लेकिन जब बेल आउट की जरूरत पड़ेगी तो क्या अब सरकारें डूबते बैंकों को बेल आउट नहीं करेंगी? क्या बैंकों को ही बैंकों को बेल आउट करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हमें कुछ समय बाद मिलेगा। अगर और भी बैंक डूबते हैं अमेरिका में या यूरोप में, उनका क्या होगा? क्या बड़े बैंक उनमें पैसा डालेंगे और कितना पैसा डाल पाएंगे उन बैंकों को, और क्या इससे बैंक बचेंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बैंकों के बेल आउट का एक नया दौर अब शुरू हो रहा है यूरोप और अमेरिका में। चलिए, अब बैंकिंग संकट का भारतीय पहलू समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक यानी SVB में भारतीय स्टार्टअप के जमा पैसों पर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि SVB में भारतीय स्टार्टअप की करीब $1 अरब की पूंजी जमा है। SVB संकट के बाद सरकार ने भारतीय स्टार्टअप के साथ बैठक की थी। भविष्य में इस बैंक जैसे संकट से भारतीय स्टार्टअप के सामने चुनौतियां ना आए, इसके लिए IT मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकों को भविष्य में स्टार्टअप को ज़्यादा कर्ज देना होगा। ध्यान से सुनिए, भारतीय बैंकों को स्टार्टअप को ज़्यादा कर्ज देना होगा। सर, बैंकिंग का संकट तो दूर हो गया, जैसे तैसे होना था, तमाम बैंक आए, बेल आउट दिया, देर सवेर उभरेंगे, निकलेंगे, डूबने नहीं दिए जाएंगे। स्टार्टअप्स का क्या होगा? इनका संकट का समाधान कैसे निकलेगा? ये राय तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है। ध्यान से सुनिए कि भारतीय बैंकों को स्टार्टअप्स को कर्ज देना होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स को कर्ज देकर सिलिकॉन वैली बैंक डूब रहा है। समस्या ये कि पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी में जो चुनौतियां हैं वो अब
कैपिटल से ज़्यादा कर्ज की हैं। सिलिकॉन वैली बैंक की समस्या ये थी कि उसने दुनिया भर के स्टार्टअप्स को अलग अलग तरीके से कर्ज दे रखा था, उनके बिजनेस मॉडल्स को फिनांस किया था जिनमें प्रॉफिट की, मुनाफे की गुंजाइश लंबे समय के बाद थी। लेकिन आप देखिए कि एक सिलिकॉन वैली बैंक जिसके बारे में शायद भारत में संकट से पहले ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, उसमें भारतीय बैंकों का एक्सपोजर कितना बड़ा था। $1 बिलियन का एक्सपोजर भारत के स्टार्टअप्स का उस बैंक में था। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय बैंकों ने अपने आप को समझदारी के साथ जानबूझकर स्टार्टअप फिनांसिंग से अलग रखा। पिछले सालों में लगातार चर्चा होती रही कि भारत में जब भी स्टार्टअप बन रहे हैं तो उनको पैसा देने वाले निवेशक विदेश से आते हैं, पैसा उनको विदेश से मिलता है, भारतीय बैंक उसमें पैसा नहीं लगाते हैं। शायद अगर भारतीय बैंकों में भी कोई सिलिकॉन वैली बैंक होता और उसने भारत के किसी XYZ स्टार्टअप में पैसा लगाया होता तो आज उसकी स्थिति क्या होती, हमें ये दिखाई देता है। ये पूरी फिनांसिंग कैसे शुरू हुई, ये पूरा नया तरीका पिछले 24-48 महीनों में कैसे आया, इस पर हम अलग से आपसे इकोनॉमिकल में इस हफ्ते बात करेंगे कि संकट की जड़ें कहाँ हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहद बड़े तूफान चल रहे हैं। कैपिटल लगाने वाले लोग कैपिटल निकाल रहे हैं और अब जब बैंक भी स्टार्टअप को फिनांस करके संकट में फंस रहे हैं तो इन्हें पूंजी कौन देगा। और इसलिए शायद आपको इस वजह से दुनिया के IT उद्योग में कहा जाता था जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता, जहाँ नौकरियाँ ही नौकरियाँ आएंगी, हर नया साल नौकरियाँ लेकर आएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा कटौती हो रही है। मंदी के डर से दुनिया की सीमेंट कंपनियाँ, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, स्टील कंपनियाँ उतनी नहीं काँप रही हैं जितनी दुनिया की IT कंपनियाँ काँप रही हैं, जितनी दुनिया के स्टार्टअप्स काँप रहे हैं। तो बैंक तो बेल आउट हो जाएंगे शुभम। जैसा लगता है कि गोल्डमैन सैक्स या JP मोर्गन चेस जैसे बड़े बैंक, HSBC बैंक छोटे छोटे बैंकों को बेल आउट कर लेंगे डिपॉजिट देकर, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन स्टार्टअप्स की समस्याओं का समाधान नहीं दिखता। उन्हें ना तो कैपिटल देने वाले लोग मिल रहे हैं और ना उन्हें बैंकों से अब पूंजी आसानी से मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ जोखिम का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। और यह खबर इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि स्टार्टअप्स ने पिछले 3-4 सालों में भारत में सबसे ज़्यादा नई नौकरियाँ दी हैं और सबसे ज़्यादा नई नौकरियाँ ली भी हैं। पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा नई नौकरियाँ स्टार्टअप्स में खत्म भी हुई हैं। और ये वाकई जानना बहुत ज़रूरी है, जब SBB बैंक इतने चर्चा में है, कि ये बैंक करता क्या था, कहाँ से आया था, क्या इसका बिजनेस मॉडल था, 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि देखते देखते बैंक डूबने की कगार पर आ गया, जिसका जैसा अंशुमान जी ने कहा सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सर कब बात होगी इस पे? हम लोग इस बार के इकोनॉमिकल में आपको विस्तार से बताएंगे कि दरअसल ये पूरी समस्या अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत गिरने और यील्ड बढ़ने से ज़्यादा एक नए तरीके के कर्ज की समस्या को लेकर उभरती है। और वो नए तरीके का कर्ज इतनी तेज़ी से बढ़ा दुनिया में कि रेगुलेटर्स भी किसी दूसरे काम में लगे रहे, वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी नाक के नीचे कुछ और ही चल रहा था। वो क्या चल रहा था, इस बार के इकोनॉमिकल में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे कि मर्ज कहाँ है और ये चुनौती कहाँ से निकल कर आई और SBB बैंक जैसी समस्याएं क्यों हमारे सामने आकर दिखती हैं और इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। लीजिए, तो इसके लिए भी आपको लंबा इंतजार नहीं करना है, केवल एक दिन की बात है। कल शनिवार, परसों इतवार और इतवार को सुबह 11:15 बजे आप Money9 के मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं SBB संकट की पूरी पिक्चर। कहाँ से बात शुरू होती है, कैसे चलती है, कहाँ तक पहुँचती है, अब क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस इकोनॉमिकल में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया मुख्य आर्थिक सलाहकार का सरकार के। अमेरिका के बैंकिंग संकट और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आगाह किया कि सरकार कंपनियों और नागरिकों को, यानी कि आपको हमको, संकट से बचने के लिए अपने पास सेफ्टी मार्जिन रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी के दौरान वैश्विक ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जारी किया था वो अब किसी काम का नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है। IMF ने 2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.9% और 2024 में 3.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। सर कहना क्या चाह रहे हैं आर्थिक सलाहकार? ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है और चूंकि सरकार से आया और आर्थिक सलाहकार की तरफ से आया तो हम इससे काफ़ी कुछ महसूस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, महक ले सकते हैं कि सरकार के भीतर क्या चल रहा है। CEA ने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका कहना था कि सरकार को, व्यापारियों को, कारोबारियों को और इंडिविजुअल्स को अपने सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चेतावनी सीधी है ये कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग संकट के कारण एक बड़ा तूफान शुरू होने वाला है। सरकार कैसे सुरक्षा की तैयारी करेगी? सरकार को शायद अपने स्तर पर खर्च में कटौती करनी पड़ेगी, कर्ज की दरों को लेकर चिंता बढ़ती जाएगी क्योंकि ब्याज दरें बढ़ती चली जाएंगी। बाजार में निवेशकों के लिए तगड़ी चुनौतियां हैं और इंडिविजुअल्स के लिए उनकी बचतों को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर बड़े संकट है। और इसलिए आज देखिए कि क्रेडिट स्विस के संकट के बाद शुभम RBI ने भारत के बैंकों की परिस्थिति पर करीब से नज़र रखनी शुरू कर दी। RBI ने
क्रेडिट स्विस क्राइसिस का भारत के असर पर का आकलन करना शुरू कर दिया। हमें पता है कि दुनिया का ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और भारतीय बैंक भी दुनिया के बैंकों के साथ कारोबार करते हैं। आरबीआई हो सकता है अगले 1-2 दिन में हमारे सामने स्पष्ट करे कि क्रेडिट स्विस को जो क्राइसिस आई है उसका भारत के बैंकों पर असर क्या होगा, पर सरकार में भी इस संकट को लेकर कई तरीके की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा है कि उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जिन्हें पूरा किया जा सके और साथ में उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार करना होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बैंकों के सामने पैदा हुई नई चुनौती को देखते हुए शेयर बाजार निवेशकों को तब तक बैंकिंग शेयरों से दूर रहना होगा जब तक वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था में आया ये तूफान शांत नहीं होता। सर, बैंकों को किस तरीके का प्लान तैयार करना होगा? बैंकों से 3 साल के प्लान में 2-3 चीज़ें कही गई हैं कि उनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, अपनी दक्षता को बढ़ाने को लेकर एक सामान्य रूप से एक प्रक्रिया चलती है कि सर्विस और एक्सीलेंस बढ़ाई जाए, कम है। लेकिन इससे ज़्यादा इसके भीतर जो बिटवीन द लाइन्स जो अंतर्निहित संदेश ये है कि एक तो बैंकिंग उद्योग के लिए अगले 2-3 साल चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया 1 साल से ज़्यादा चल सकती है। NPS बढ़ने का खतरा सारे लोग जाहिर ही कर रहे हैं। अभी भी माना जा रहा है कि इस साल जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी पिछले साल हुई थी उसका असर अगले साल बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ग्लोबल बैंकिंग संकट से भारत के बैंक कितने प्रभावित होंगे ये भी देखना होगा। तो इस समय ऐसा भले ही हम माने कि ये संकट अमेरिका में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, पर ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में इस संकट की लहरें भारत तक पहुंच चुकी हैं। और इसलिए हमने हिसाब से शुरुआत से मैं कहा कि सरकार के भीतर और आरबीआई के भीतर भारतीय बैंकों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूंकि भारतीय बैंकों का हमने शुरुआत में कहा कि प्राइवेटाइजेशन की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, भारतीय बैंकों को इस साल बजट में भी कोई पूंजी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में बैंकों को शायद अभी तैयारी करनी पड़ेगी शुभम कि वो अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें और कर्जों की और NPO को उत्तरोत्तर घटाते जाएं, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में बैंकों की अगर बैलेंस शीट फ्रेजाइल है, अगर उनके पास चुनौतियां हैं तो उन्हें और संकट आने की संभावना है। और यही वजह है कि निवेशकों को बैंकिंग स्टॉक्स में सतर्क होकर ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है।